साल 1700 की एक सुबह कल्पना कीजिए। न बिजली, न फैक्ट्रियां, न इंजन, न बड़े पैमाने पर उत्पादन। आप जो भी इस्तेमाल करते हैं, कपड़े, औजार, खाना, लगभग सब कुछ हाथ से बनता है, धीरे, स्थानीय स्तर पर और छोटी मात्रा में। अब 250 साल बाद की सुबह सोचिए। आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है जिसके खनिज अफ्रीका से आए, डिजाइन अमेरिका में हुआ, असेंबल चीन में हुआ और कुछ ही दिनों में समुद्र पार करके आपके पास पहुंचा। आप एक ऐसे वैश्विक सिस्टम के अंदर जी रहे हैं जो इतना जटिल है कि सरकारें भी उसे पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाती। ये बदलाव धीरे धीरे नहीं हुआ, ये हुआ मानव इतिहास के एक विस्फोटक मोड़ की वजह से, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये वीडियो सिर्फ मशीनों और फैक्ट्रियों के बारे में नहीं है, ये शक्ति के बारे में है। ये समझाता है कि कुछ देश अमीर क्यों बने, कुछ पीछे क्यों छूट गए, 20वीं सदी में अमेरिका क्यों छाया रहा, आज चीन मैन्युफैक्चरिंग में क्यों हावी है, और अमेरिका चीन की टक्कर कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि इतिहास की देन क्यों है। आज की दुनिया समझनी है तो हमें उस पल में लौटना होगा जब इतिहास की रफ्तार बदल गई। ये समझने के लिए कि मशीनों ने क्या बदला, हमें पहले उस दुनिया में लौटना होगा जो बिना मशीनों के थी, एक ऐसी दुनिया जो हाथों, जानवरों और प्रकृति पर टिकी थी। औद्योगिक क्रांति से पहले दुनिया की रफ्तार आज के हिसाब से लगभग अकल्पनीय थी। हजारों सालों तक, सिर्फ दशकों या सदियों नहीं बल्कि सहस्त्राब्दियों तक इंसानी जीवन लगभग एक ही ढर्रे पर चलता रहा। 1200 में जन्मा व्यक्ति लगभग वैसे ही जीता था जैसे 1700 में जन्मा व्यक्ति। औजार लगभग वही, काम लगभग वही, उत्पादन की सीमाएं भी वही। ज्यादातर लोग किसान थे, शहरों में रहने वाले भी सीधे खेती पर निर्भर थे। मौसम ही जिंदगी नियंत्रित करता था। एक खराब फसल का मतलब भूख या मौत हो सकता था। सब कुछ हाथ से बनता था, कपड़ा धागा काटा जाता था। एक शर्ट बनाने में हफ्ते लग सकते थे। जूते बार बार मरम्मत होते थे क्योंकि नए लेना महंगा था। औजार कीमती थे, कुछ भी फेंकने लायक नहीं था। अगर आपको टेबल चाहिए तो बढ़ई धीरे धीरे बनाता। अगर लोहे का औजार चाहिए तो लोहार हर टुकड़ा अलग अलग गढ़ता। उत्पादन स्थानीय, छोटा और पूरी तरह मानवीय था। इसका एक बहुत बड़ा मतलब था, कोई समाज अचानक उत्पादन नहीं बढ़ा सकता था। राजा और सम्राट भी इसी हकीकत से बंधे थे। मशीनों से पहले ताकत जमीन, टैक्स और जनशक्ति से आती थी। सेनाएं बड़ी थीं लेकिन धीमी। सैनिक पैदल चलते थे, घोड़ों को खाना चाहिए होता था। सप्लाई लाइनें नाजुक थीं, एक सर्दी पूरी सेना खत्म कर सकती थी। भारत में साम्राज्य थे, मुगल एम्पायर, यूरोप में ऑटोमन एम्पायर, शाही चीन, यूरोपीय राजतंत्र, लेकिन सबकी सीमाएं थीं। विस्तार मुश्किल था, नियंत्रण कमजोर था, विद्रोह आम थे। हथियार हाथ से बनते थे, तोप ढालने में समय लगता था, बंदूकें धीमी और कम सटीक थीं। अगर सेना हार गई तो उसे दोबारा खड़ा करने में साल लग जाते थे। इस दुनिया में ताकत को धीमापन संतुलित करता था। कोई शासक पूरी दुनिया पर राज नहीं कर सकता था। व्यापार था लेकिन सीमित। जहाज हवा पर निर्भर थे, समुद्र पार करने में महीनों लगते थे और जोखिम भारी था। खबरें भी धीरे चलती थीं, फैसले अधूरी जानकारी पर होते थे। इसीलिए औद्योगिक क्रांति से पहले का इतिहास हिंसक होने के बावजूद हमें शांत लगता है। बदलाव होता था लेकिन धीरे। फिर धीरे धीरे कुछ क्रांतिकारी शुरू हुआ। इंसानों ने मांसपेशियों, इंसानी और पशु की जगह ईंधन से चलने वाली मशीनें लगानी शुरू की। ये सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं था, ये सभ्यता को झकझोर देने वाला झटका था। जैसे ही मशीनें उत्पादन में आईं, इतिहास की पुरानी सीमाएं टूटने लगीं, और एक बार वे सीमाएं टूटीं तो आज की दुनिया लगभग तय हो गई। औद्योगिक क्रांति ने पुराने सिस्टम को बेहतर नहीं किया, उसने उसे बदल दिया। मशीनों ने समय, श्रम और ऊर्जा को सामूहिक शक्ति में बदल दिया। शुरुआत में ये तूफान जैसा नहीं लगा, बस कुछ मशीनें। खानों से पानी निकालने का नया तरीका, कोयला जलाकर पिस्टन चलाने वाला अजीब इंजन। लेकिन धीरे धीरे यह बदलाव इतिहास का सबसे बड़ा धमाका बन गया। यूनाइटेड किंगडम वो जगह था जहां सब एक साथ आया। यह सिर्फ किस्मत नहीं थी, हालात थे। कोयला आसानी से मिलता था, व्यापार और उपनिवेशों से पैसा आता था, राजनीतिक स्थिरता थी, आविष्कारकों को सुरक्षा थी। फिर आया स्टीम इंजन। अब इंसान मांसपेशी, हवा और पानी पर निर्भर नहीं रहा। एक मशीन दर्जनों, कभी कभी सैकड़ों लोगों का काम कर सकती थी। टेक्सटाइल उत्पादन बढ़ा, लोहा बढ़ा, फैक्ट्रियां घरों की जगह लेने लगीं। लोग गांव छोड़कर शहरों में आने लगे। घड़ी ने समय को बांध दिया। शिफ्ट, डेडलाइन, अनुशासन। कई लोगों की जिंदगी कठिन हुई, कुछ अमीर हुए। लेकिन एक सच्चाई साफ थी, जिस समाज के पास मशीनें थीं वो रुकने वाला नहीं था।
मशीनों ने सिर्फ उत्पादन नहीं बढ़ाया, उन्होंने तय किया कौन राज करेगा और कौन पीछे रह जाएगा। औद्योगिक देश अब बड़े पैमाने पर बना सकते थे, हथियार, जहाज, सप्लाई। विस्तार तेज और निर्दयी हो गया। भारत की पारंपरिक उद्योग सस्ती ब्रिटिश फैक्ट्री वस्तुओं के नीचे दब गए। अफ्रीका संसाधन निकालने का क्षेत्र बन गया। चीन को सबसे गहरा झटका लगा। सदियों तक चीन खुद को सभ्यता का केंद्र मानता था। चीन का नाम ही है जोंगवो यानी मिडिल किंगडम। चीन ने कागज, छपाई, बारूद, कंपास बनाए। जब यूरोप छोटे छोटे राज्यों में बटा था, चीन के पास केंद्रीकृत प्रशासन था। सरकारी अधिकारियों के लिए रिटन एग्जाम्स, विशाल शहर, स्थिर फूड प्रोडक्शन। यूरोप की खोज अपने चरम पर पहुंचने से बहुत पहले ही चीनी जहाज समुद्रों में यात्रा कर रहे थे। चीन का सिल्क, पोर्सिलिन और टी पूरी दुनिया में लग्जरी आइटम्स माने जाते थे। तो चीन के दिमाग में ये सोच थी, हम पीछे नहीं हैं, दूसरे लोग हमसे सीखने और व्यापार करने आते हैं। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। यही है द फेटल मिस्ड शिफ्ट। लेकिन इतिहास सिर्फ पुराने अचीवमेंट्स को रिवॉर्ड नहीं करता। जब चीन अपनी पारंपरिक महारत को और बेहतर बना रहा था, तभी यूरोप मैकेनिकल थिंकिंग की ओर शिफ्ट हो रहा था। चीन का फोकस था कुशल कारीगर, हाथ से उत्पादन, स्थिरता और व्यवस्था। यूरोप का फोकस था मशीन्स, एनर्जी, प्रोडक्टिविटी। चीन ने इंडस्ट्रियलाइज नहीं किया, और ये मूर्खता की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी व्यवस्था स्थिरता को बदलाव से ज्यादा महत्व देती थी। उसकी एलीट क्लास को मशीनें जरूरी नहीं लगीं। उसकी इकोनॉमी पुराने तरीके से ही ठीक चल रही थी। ये देरी शुरुआत में दिखाई नहीं दी, लेकिन जब दुनिया बदली तो बहुत तेजी से बदली। चीन की मुलाकात सबसे पहले मर्चेंट्स या मिशनरीज से नहीं हुई, उसकी मुलाकात मशीन से हुई। ये था द अराइवल ऑफ इंडस्ट्रियल पावर्स। जब 19वीं सदी में ब्रिटेन चीन पहुंचा, तो ये बराबरी वालों की मुलाकात नहीं थी। ब्रिटेन आया था स्टीम पावर्ड शिप्स के साथ, मास प्रोड्यूस्ड वेपन्स के साथ, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स के साथ। चीन ने जवाब दिया वुडन शिप्स से, हैंडमेड वेपन्स से, ट्रेडिशनल आर्मीज से। ये कोई कल्चरल क्लैश नहीं था, ये एक मैकेनिकल मिसमैच था। तो असल में इसका मतलब क्या है? जानते हैं ओपियम वॉर्स से। लेकिन ओपियम वॉर्स क्या थीं और यहाँ उनका महत्व क्यों है? आइए इसे समझते हैं। इसे एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक फाइटर के पास मॉडर्न ऑटोमेटिक राइफल है, दूसरे के पास हैंडमेड सॉर्ड है। चाहे तलवार वाला कितना भी बहादुर या स्किल्ड क्यों ना हो, नतीजा पहले से तय है। वही था ओपियम वॉर्स। ब्रिटिश स्टीम शिप्स हवा पर निर्भर नहीं थे। ब्रिटिश तोपें ज्यादा तेज और ज्यादा दूर तक मार करती थीं। ब्रिटिश सप्लाई चेन्स आसानी से नुकसान की भरपाई कर लेती थीं। चीन के सैनिक बहादुरी से लड़े, लेकिन बहादुरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को हरा नहीं सकती। तो जब चीन हारा, तो वो इसलिए नहीं था कि चीनी लोग कमजोर थे, चीनी संस्कृति इंफीरियर थी, बल्कि इसलिए था कि चीन एक इंडस्ट्रियल वॉर लड़ रहा था, लेकिन उसके पास प्री इंडस्ट्रियल सिस्टम था। चीन ने एक कड़वा सबक सीखा, आधुनिक दुनिया में इज्जत इंडस्ट्रियल ताकत के पीछे चलती है। वही याद आज भी चीन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इंडस्ट्रियल पावर कुछ ही देशों तक सीमित नहीं रही, वो बाहर फैल गई और उसने पूरी दुनिया में व्यापार, लेबर और लोगों की जिंदगी को बदल दिया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ज्यादा समय तक ब्रिटेन का सीक्रेट नहीं रहा। दूसरे देश बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने ब्रिटेन की फैक्ट्रीज देखी, उसकी वेल्थ देखी, उसकी पावर देखी, और उन्होंने एक सिंपल सच समझ लिया, जो मशीन्स पर पकड़ बना लेगा वही फ्यूचर पर राज करेगा। कुछ देशों ने कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन धीरे चले। कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में फंसे रहे, कुछ के पास रिसोर्सेज की कमी थी, लेकिन एक देश बाकी सबसे तेज सीख गया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन के लिए खास स्थिति में था। उसके पास विशाल जमीन थी, उसके पास भारी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज थे, कोल, आयरन, ऑयल, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके पास आप्रवासियों का लगातार आना था। लाखों लोग आए जिनके पास कुछ नहीं था सिवाय मेहनत, लेबर, एम्बिशन और मजबूरी के। फैक्ट्रीज ने उन्हें काम दिया, शहर फैलते गए। अमेरिका को सब कुछ खुद इन्वेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने ब्रिटिश और यूरोपीय मशीन्स को अपनाया, फिर उन्हें अपनी कल्पना से भी आगे स्केल कर दिया। फैक्ट्रीज पूरे शहरों से भी बड़ी हो गईं, प्रोडक्शन स्टैंडर्डाइज्ड हो गया, पार्ट्स इंटरचेंजेबल हो गए। इसका मतलब था कुछ क्रांतिकारी घटना होने वाली थी। अगर एक पार्ट टूट जाए तो उसे तुरंत रिप्लेस किया जा सकता था। अब प्रोडक्शन स्किल्ड आर्टिजन्स पर निर्भर नहीं रहा, ये सिस्टम्स पर निर्भर हो गया। फिर आया सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेक थ्रू, असेंबली लाइन। हेनरी फोर्ड ने कार इन्वेंट नहीं की थी,
उन्होंने मशीन्स भी इन्वेंट नहीं की थी। उन्होंने इन्वेंट किया मशीन्स के आसपास ह्यूमन लेबर को ऑर्गेनाइज करने का तरीका। पहले वर्कर प्रोडक्ट के पास जाता था, अब प्रोडक्ट वर्कर के पास आने लगा। हर वर्कर एक छोटा सा काम बार बार दोहराता था, फिर से और फिर से। एफिशिएंसी अचानक बढ़ गई, कॉस्ट्स गिर गईं। जो कार कभी लग्जरी थी वो अफोर्डेबल बन गई। अब अमेरिका धरती पर किसी भी देश से ज्यादा तेजी से और सस्ते में प्रोडक्शन कर सकता था। ये इंडस्ट्रियल कैपेसिटी जल्द ही अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरी, वर्ल्ड वॉर 1। इस युद्ध ने दिखा दिया कि मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ बहादुरी के बारे में नहीं है, ये फैक्ट्रीज के बारे में है। कौन ज्यादा राइफल्स बना सकता है, ज्यादा गोले, ज्यादा खाना? जवाब साफ था। वर्ल्ड वॉर 2 ने सारी शंका खत्म कर दी। अमेरिका लोकतंत्र का शस्त्रागार बन गया। जब दूसरे देश अपनी जमीन पर लड़ रहे थे, अमेरिका प्रोडक्शन कर रहा था। प्लेन्स, टैंक्स, शिप्स, फूड, फ्यूल, फैक्ट्रियां दिन रात चल रही थीं। जब युद्ध खत्म हुआ, यूरोप बर्बाद हो चुका था, शहर नष्ट हो गए थे, फैक्ट्रियां खंडहर बन चुकी थीं। अमेरिका, जो महासागरों से सुरक्षित था, लगभग अछूता खड़ा था। उसके पास दुनिया का सबसे मजबूत इंडस्ट्रियल बेस था। वो फाइनेंस को कंट्रोल करता था, वो प्रोडक्शन को कंट्रोल करता था। इतिहास में पहली बार एक ही देश ग्लोबल सिस्टम के केंद्र में खड़ा था। इंडस्ट्रियल एज अब अमेरिकी लहजे में बोल रहा था। इंडस्ट्रियल लीडरशिप ने युद्ध जिताए, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो उससे भी बड़ा था। दुनिया की इकोनॉमी को अमेरिकन पावर के आसपास फिर से डिजाइन किया गया। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, दुनिया खंडहर में खड़ी थी। यूरोप टूट चुका था, जापान बर्बाद हो चुका था, फैक्ट्रीज, रेलवेज और शहर तबाह पड़े थे। सिर्फ एक बड़ा इंडस्ट्रियल पावर ऐसा था जो सिर्फ बचा ही नहीं बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उस समय अमेरिका के सामने एक ऐतिहासिक चॉइस था। वो दुनिया पर पुराने तरीके से राज कर सकता था, जैसे पुराने एम्पायर्स करते थे, सीधे कंट्रोल, कॉलोनीज और ऑक्यूपेशन के जरिए। अगर आप समझना चाहते हैं कि पुराने एम्पायर्स कैसे राज करते थे, तो मेरे पिछले वीडियोस देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या फिर अमेरिका कुछ बिल्कुल नया कर सकता था, वो एक सिस्टम डिजाइन कर सकता था। अमेरिका ने सिस्टम चुना। झंडे और गवर्नर्स भेजने के बजाय उसने रूल्स, इंस्टीट्यूशंस और मनी का इस्तेमाल किया। यूएस डॉलर ग्लोबल इकोनॉमी की बैकबोन बन गया। क्यों? क्योंकि दुनिया का ज्यादातर गोल्ड अमेरिका के पास था, क्योंकि उसकी इकोनॉमी स्टेबल थी, क्योंकि उसकी फैक्ट्रीज पूरी दुनिया को सप्लाई कर सकती थीं। देशों ने डॉलर में ट्रेडिंग शुरू कर दी, सेंट्रल बैंक्स ने डॉलर को स्टोर करना शुरू कर दिया। डॉलर ग्लोबल मनी बन गया। इसके साथ ही अमेरिका ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस बनाने में मदद की। ऊपर से देखा जाए तो ये इंस्टीट्यूशंस स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट का वादा करते थे। असल में उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि ग्लोबल फाइनेंस अमेरिका ने बनाए हुए रूल्स के अनुसार चले। ट्रेड बैरियर्स कम किए गए, मार्केट्स खोले गए, कैपिटल फ्रीली फ्लो करने लगा। इससे एक इकोनॉमिक एक्सप्लोजन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग बूम करने लगा, कंजम्पशन एक्सप्लोड करने लगी। 1950 और 1960 में अमेरिका लगभग वो सब कुछ खुद प्रोड्यूस करता था जो वो खुद कंज्यूम करता था। कार्स, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, टेलीविजन्स। फैक्ट्रीज फुल कैपेसिटी पर चल रही थीं। एक सिंपल एग्जांपल लें, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक मिडिल क्लास अमेरिकन फैमिली अचानक अफोर्ड कर सकती थी एक कार, एक हाउस, हाउस होल्ड अप्लायंसेज। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मास प्रोडक्शन मिला मास कंजम्पशन से। फैक्ट्रीज अच्छे रोजगार देती थीं, वर्कर्स उन रोजगार को खर्च करते थे, बिजनेसेस एक्सपैंड होते थे। इससे एक पावरफुल फीडबैक लूप बना। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी बन गया और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी। लेकिन सक्सेस ने नए प्रॉब्लम्स पैदा किए। जैसे जैसे लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़े, रोजगार भी बढ़ा। अमेरिकन वर्कर्स ने हायर पे की मांग की, रेगुलेशंस बढ़ीं, कॉस्ट्स ऊपर चढ़ने लगीं, कंपनीज के लिए प्रोडक्शन महंगा होने लगा। तभी एक क्वाइट शिफ्ट शुरू हुआ। धीरे धीरे फैक्ट्रीज बाहर मूव होने लगीं। शुरुआत में फैक्ट्रीज पास के एलाइज में गईं, जापान, साउथ कोरिया, वेस्ट जर्मनी। बाद में वे और दूर गईं, मेक्सिको, ताइवान, साउथ ईस्ट एशिया और आखिर में चाइना। क्यों? सस्ता लेबर, कम रेगुलेशंस, बड़ी और डिसिप्लिन्ड वर्कफोर्स। एक अमेरिकन कंपनी घर पर प्रोडक्ट डिजाइन कर सकती थी, उसे बाहर मैन्युफैक्चर कर सकती थी और फिर उसे अमेरिकन कंज्यूमर्स को ज्यादा प्रॉफिट पर बेच सकती थी।
यही नया मॉडल बन गया। अब अमेरिका को सब कुछ खुद बनाने की जरूरत नहीं थी। इसके बजाय उसने सिस्टम के सबसे पावरफुल हिस्सों को कंट्रोल करने पर फोकस किया। अमेरिका ने फाइनेंस अपने पास रखा। एक रियल एग्जाम्पल से समझिए, वॉल स्ट्रीट ग्लोबल फाइनेंस का सेंटर बन गया। क्रिटिकल, मेजर बैंक्स, स्टॉक मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स। अगर एशिया की कोई कंपनी इन्वेस्टमेंट चाहती थी तो अक्सर उसे न्यूयॉर्क के जरिए जाना पड़ता था। ऑयल की प्राइसिंग डॉलर्स में होती थी, ग्लोबल लोन्स डॉलर्स में जारी होते थे। इसका मतलब था, भले ही गुड्स बाहर बन रहे हों, लेकिन पैसा अमेरिकन फाइनेंशियल चैनल से होकर बहता था। अमेरिका ने टेक्नोलॉजी अपने पास रखी। एक और एग्जाम्पल, सिलिकॉन वैली टेक्नोलॉजी का ग्लोबल हब बन गया। माइक्रोचिप्स, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। भले ही प्रोडक्ट्स ओवरसीज असेंबल हो रहे हों, लेकिन कोर टेक्नोलॉजी अमेरिकन थी। आईफोन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया, अमेरिकन सॉफ्टवेयर से पावर्ड, असेंबल्ड इन चाइना। सबसे ज्यादा प्रॉफिट अमेरिका में ही रहा। अमेरिका ने मिलिट्री डोमिनेंस भी अपने पास रखा। जब फैक्ट्रीज बाहर जा रही थी, मिलिट्री पावर बाहर नहीं गई। अमेरिका ने दुनिया भर में बेसिस का नेटवर्क बनाया। यूरोप, एशिया, मिडिल ईस्ट। उसकी नेवी समंदर के रास्तों को कंट्रोल करती थी, उसकी एयरफोर्स आसमान पर हावी थी। ये मिलिट्री डोमिनेंस ट्रेड रूट्स, एनर्जी सप्लाईज और एलाइज की सुरक्षा करती थी। कोई भी दूसरा देश उसे सीधे चैलेंज नहीं कर सकता था। लेकिन प्रोडक्शन बाहर जा चुका था। यहीं छिपी हुई कमजोरी है। मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स करके अमेरिका ने सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं हटाई, उसने नॉलेज भी मूव कर दिया। फैक्ट्रीज सिर्फ वो जगह नहीं होती जहां गुड्स बनते हैं, वे वो जगह भी होती हैं जहां लोग सीखते हैं कि सिस्टम्स असल में कैसे काम करते हैं। एक फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स और इंजीनियर्स सीखते हैं मशीन्स कैसे खराब होती हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जाता है, एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव की जाती है, सप्लाई चेन्स कैसे मैनेज की जाती हैं, हजारों पार्ट्स को एक प्रोडक्ट में कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है। ये नॉलेज सिर्फ बुक्स से नहीं सीखी जा सकती, ये हर दिन काम करके सीखी जाती है। जब अमेरिका ने मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स की तो उसने ये लर्निंग प्रोसेस भी आउटसोर्स कर दिया। आइए एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। 1980s और 1990s में अमेरिकन कंपनीज इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन करती थीं, टेलीविजन्स, रेडियोस, कंप्यूटर्स, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे ईस्ट एशिया में शिफ्ट हो गई। शुरुआत में ये हार्मलेस लगा, ब्रांड्स अभी भी अमेरिका के थे, प्रॉफिट्स भी अमेरिका कमा रहा था। लेकिन समय के साथ एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ। एशियन फैक्ट्रीज सिर्फ प्रोडक्ट्स असेंबल नहीं कर रही थीं, वे सीख रही थीं कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग स्पीड इंप्रूव करें, डिफेक्ट्स कम करें, कंपोनेंट्स को मिनिएचराइज करें, अल्ट्रा कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन्स मैनेज करें। इन फैक्ट्रीज के इंजीनियर्स को हैंड्स ऑन मास्टरी मिली। उधर अमेरिकन वर्कर्स और इंजीनियर्स को ये एक्सपीरियंस मिलना बंद हो गया। नतीजा, धीरे धीरे जापान, साउथ कोरिया और बाद में चाइना जैसे देशों ने अपने खुद के प्रोडक्ट्स डिजाइन करने शुरू कर दिए। सोनी, सैमसंग, हुआवे, जो शुरुआत असेंबली से हुई थी वो इनोवेशन में बदल गई। एग्जाम्पल 2, सेमीकंडक्टर्स। माइक्रोचिप्स आधुनिक टेक्नोलॉजी का दिमाग हैं। एक समय अमेरिका डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और इक्विपमेंट हर स्टेप में डोमिनेट करता था। समय के साथ चिप मैन्युफैक्चरिंग बाहर शिफ्ट हो गई, खासकर ताइवान और साउथ कोरिया में। TSMC जैसी कंपनीज ने एडवांस्ड चिप्स बनाने की बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोसेस में मास्टरी हासिल कर ली। आज इवन अमेरिकन टेक जायंट्स भी सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स के लिए फॉरेन फैक्ट्रीज पर डिपेंड करते हैं। ये छोटी डिपेंडेंसी नहीं है। मॉडर्न कार्स, स्मार्टफोन्स, वेपन सिस्टम्स और डेटा सेंटर्स सब इन चिप्स पर निर्भर हैं। जब सप्लाई डिसरप्ट होती है तो पूरी इंडस्ट्रीज रुक जाती हैं। एग्जाम्पल 3, सप्लाई चेन शॉक। कोविड-19 पैंडेमिक ने इस हिडन वीकनेस को साफ दिखा दिया। जब एशिया की फैक्ट्रीज बंद हुईं तो अमेरिकन शेल्फ्स खाली हो गईं। कार मैन्युफैक्चरर्स को पार्ट्स नहीं मिले, इलेक्ट्रॉनिक्स डिले हो गईं, मेडिकल इक्विपमेंट की कमी हो गई। अमेरिका ने महसूस किया कि वो जल्दी से उन चीजों को रिप्लेस नहीं कर सकता जो वो खुद अब प्रोड्यूस नहीं करता। सप्लाई चेन्स लंबी, फ्रेजाइल और टाइटली ऑप्टिमाइज्ड हो चुकी थीं, लेकिन रेजिलिएंट नहीं थीं। दशकों तक ये कमजोरी इनविजिबल रही क्योंकि सिस्टम प्रॉस्पेरिटी दे रहा था। गुड्स सस्ते थे, इन्फ्लेशन कम थी, कंज्यूमर्स खुश थे, लेकिन सरफेस के नीचे डिपेंडेंसी बढ़ रही थी। स्किल्स बाहर अक्यूमुलेट हो रही थीं, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम्स अमेरिका के बाहर मैच्योर हो रहे थे। जब तक क्रैक्स दिखने लगे तब तक प्रोसेस को रिवर्स करना बेहद मुश्किल हो चुका था। फैक्ट्रीज दोबारा बनाना सिर्फ पैसे की बात नहीं है,
उसके लिए ट्रेंड वर्कर्स चाहिए, सप्लायर्स चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टाइम चाहिए। यही आउटसोर्सिंग की असली कॉस्ट है। सिस्टम चलता रहा जब तक वो चला, और इसी रियलाइजेशन से ग्लोबल हिस्ट्री का अगला चैप्टर शुरू होता है। दशकों तक सिस्टम सेटल्ड लगता रहा। फिर एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसकी मेमोरी बहुत लंबी है दोबारा मंच पर आई, चाइना ग्लोबलाइजेशन में अंधाधुंध नहीं कूदा, उसने दुनिया को बहुत ध्यान से देखा। चाइनीज लीडर्स ने हिस्ट्री को गहराई से स्टडी किया। उन्होंने ब्रिटेन की उन्नति को समझा, उन्होंने अमेरिका के सिस्टम को समझा, और सबसे जरूरी उन्होंने अपनी ही पिछली फेलियर्स को समझा। चाइना को 19वीं और अर्ली 20वीं सदी की ह्यूमिलिएशन याद थी, जब इंडस्ट्रियल पावर्स ने उस पर डोमिनेंस स्थापित कर लिया था। लेसन साफ था, फिर कभी प्रोडक्शन में पीछे मत रहना। इसलिए चाइना ने पेशेंस चुनी। उसने ऑब्जर्व किया, उसने सीखा, उसने प्लान बनाया। 1978 द टर्निंग पॉइंट। 1978 में चाइना ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उसने दुनिया के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। लेकिन ये ओपनिंग सरेंडर नहीं थी, ये स्ट्रैटेजी थी। फॉरेन कंपनीज का स्वागत किया गया, लेकिन शर्तों के साथ। चाइना ने ऑफर किया बेहद सस्ता लेबर, बड़ी मात्रा में उपलब्ध लैंड, गवर्नमेंट सपोर्ट। इसके बदले चाइना को मिला फैक्ट्रीज, टेक्नोलॉजी एक्सपोजर, प्रबंधकीय जानकारी। शेंजन जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए। शेंजन कभी एक छोटा फिशिंग विलेज था, कुछ दशकों में वो मैन्युफैक्चरिंग मेगा सिटी बन गया। ये एक्सीडेंट नहीं था। चाइना ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्लासरूम की तरह इस्तेमाल किया। फैक्ट्रीज बढ़ती गईं, लर्निंग तेज होती गई। वेस्टर्न कंपनीज को लगा कि वे सिर्फ चीप लेबर आउटसोर्स कर रही हैं। चाइना कुछ और कर रहा था, वो नॉलेज एब्जॉर्ब कर रहा था। वर्कर्स सीख रहे थे कि मशीन्स कैसे काम करती हैं। इंजीनियर सीख रहे थे कि प्रोडक्शन सिस्टम्स को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है। मैनेजर्स लॉजिस्टिक्स और स्केल सीख रहे थे। चाइना सिर्फ असेंबल नहीं कर रहा था, वो हर स्टेप को स्टडी कर रहा था। अगर आप समझना चाहते हैं कि ये शिफ्ट रियल लाइफ में कैसे काम करता है, तो एक इंडस्ट्री को देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। 1990s और अर्ली 2000s में चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली का ग्लोबल सेंटर बन गया। फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज, एप्पल, डेल, एचपी जैसी कंपनीज के प्रोडक्ट्स असेंबल करती थीं। शुरुआत में चाइना सिर्फ पार्ट्स असेंबल करता था, लेकिन समय के साथ चाइनीज इंजीनियर्स ने एफिशिएंसी इंप्रूव की। सप्लाई चेन्स लोकलाइज्ड हो गईं। कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पास में आने लगी। आखिरकार पूरे इकोसिस्टम्स बन गए। अब चाइना सिर्फ असेंबली नहीं, कंप्लीट प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकता था। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ वेपन। चाइना ने वो किया जो बहुत कम देश करने की हिम्मत करते हैं। उसने डिमांड आने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। पोर्ट्स, हाईवेज, हाई स्पीड रेल, पावर ग्रिड्स। इससे कॉस्ट्स कम हुए और स्पीड बढ़ी। फैक्ट्रीज दुनिया में कहीं भी से ज्यादा तेजी से गुड्स मूव कर सकती थीं। एक प्रोडक्ट डिजाइन, सोर्स, असेंबल और शिप कुछ ही दिनों में हो सकता था, हफ्तों में नहीं। प्रोडक्शन एट स्केल चाइना का नेचुरल एडवांटेज बन गया। और यहीं एक क्रिटिकल रियलाइजेशन सामने आता है, जो ब्रिटेन ने 18वीं सदी में अनुभव किया, जो अमेरिका ने अर्ली 20वीं सदी में अनुभव किया, वो चाइना अभी अनुभव कर रहा है। ये चाइना का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। स्टीम इंजन से नहीं, बल्कि इसकी असली पावर आती है इन 5 ताकतों से: इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, ऑटोमेशन, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल कोऑर्डिनेशन। जैसे पहले के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस ने ग्लोबल पावर को रीशेप किया, वैसे ही ये भी कर रहा है। जो देश कभी चाइना पर चीप लेबर के लिए डिपेंड थे, अब स्पीड, स्केल और रिलायबिलिटी के लिए डिपेंड हैं। ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये मॉडर्न एज की इंडस्ट्रियल डोमिनेंस है। और हिस्ट्री बताती है कि जब कोई नेशन इस स्टेज पर पहुंचता है, तो आमतौर पर आगे क्या होता है। चाइना ने एक क्लियर पाथ फॉलो किया। पहले टॉयज और टेक्सटाइल्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, फिर मशीनरी और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, फिर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये रैंडम नहीं था, ये अपने आप नहीं हुआ, ये सरकार की साफ नीतियों से डिजाइन किया गया था। एजुकेशन एक्सपैंड हुई, इंजीनियरिंग को प्रायोरिटी दी गई, रिसर्च फंडिंग बढ़ाई गई। रियल एग्जाम्पल जैसे हाई स्पीड रेल। चाइना कभी ट्रेन टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता था, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क डिजाइन और बिल्ड करता है। वो इस टेक्नोलॉजी को ग्लोबली एक्सपोर्ट भी करता है। लर्निंग लीडरशिप में बदल गई। आइए एक रीसेंट रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पिछले 1 दशक में चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है। BYD जैसी कंपनीज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से फुल व्हीकल प्रोडक्शन तक पहुंच गईं। चाइना कंट्रोल करता है बड़े हिस्से को।
बैटरी सप्लाई चेन्स, रेयर अर्थ प्रोसेसिंग, ईवी मैन्युफैक्चरिंग स्केल। ये सब रातों रात नहीं हुआ, ये दशकों की इंडस्ट्रियल लर्निंग का परिणाम था। सालों तक दुनिया को लगा कि चाइना हमेशा लो कॉस्ट वर्कशॉप बना रहेगा। ये सोच गलत थी। चाइना सिर्फ प्रोडक्ट्स असेंबल नहीं कर रहा था, वो प्रोडक्शन में मास्टरी हासिल कर रहा था। और जब कोई देश लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन में महारत हासिल कर लेता है तो उसे चीप लेबर से कहीं ज्यादा ताकत मिलती है, उसे लेवरेज मिलता है। अब ये रियलाइजेशन बाकी दुनिया तक पहुंच चुकी है और इसने सब कुछ बदल दिया है। अब एक ही सिस्टम के अंदर दो पावर्स काम कर रही हैं। एक ने इसे बनाया, दूसरे ने इसे मास्टर कर लिया। टकराव अब अगर का सवाल नहीं था, बल्कि कब का सवाल था। आज जो हम देख रहे हैं वो अचानक कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये हिस्टोरिकल ग्रेविटी है। 19वीं सदी में ब्रिटेन को जर्मनी ने चैलेंज किया, 20वीं सदी में ब्रिटेन को यूनाइटेड स्टेट्स ने चैलेंज किया। आज चाइना अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, विदेशी जमीन पर मिलिट्री इन्वेजन करके नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स, एनर्जी और डेटा में कंपटीशन करके। पहले एम्पायर्स लड़ते थे, टेरिटरी के लिए, कॉलोनीज के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए। आज बैटलफील्ड बदल चुका है। नया बैटलफील्ड है टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन्स, एनर्जी सिस्टम्स, डेटा और स्टैंडर्ड्स। इसीलिए मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट कंफ्यूजिंग लगता है। कोई वर्ल्ड वॉर्स नहीं, कोई ग्लोबल इन्वेजन्स नहीं। इसके बजाय हम देखते हैं एक्सपोर्ट बैन्स, सैंक्शंस, चिप रिस्ट्रिक्शंस, इन्वेस्टमेंट कंट्रोल्स, टेक ब्लैकलिस्ट्स। ये इकोनॉमिक वेपन्स हैं। अगर 20वीं सदी को ऑयल ने पावर दिया तो 21वीं सदी को सेमीकंडक्टर्स पावर देते हैं। हर मॉडर्न सिस्टम चिप्स पर डिपेंड करता है। स्मार्टफोन्स, कार्स, फैक्ट्रीज, सैटेलाइट्स, एआई मॉडल्स, मिसाइल्स, फाइनेंशियल मार्केट्स। एडवांस्ड चिप्स के बिना मॉडर्न दुनिया काम नहीं कर सकती। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स ने तोपों की जगह ले ली है। जब यूएस ने चाइना को एडवांस्ड चिप एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्ट किया तो ये सिर्फ बिजनेस का मामला नहीं था, ये चाइना को टेक्नोलॉजिकल सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने से स्लो करने की कोशिश थी। उधर चाइना ने डोमेस्टिक चिप प्रोडक्शन में बड़े पैमाने पर स्टेट फंडिंग डाली, सस्ता होने के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि निर्भरता मतलब अपनी ताकत किसी और के हाथ में देना। ये गन फायर के बिना इंडस्ट्रियल वॉरफेयर है। पहले पावर मशीन्स और असेंबली लाइन से आती थी, आज पावर एल्गोरिथम्स और डेटा से आती है। एआई ही नया फैक्ट्री फ्लोर है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो फैक्ट्रीज कंट्रोल करता था वही वेल्थ कंट्रोल करता था। आज एआई ही फैक्ट्री है। एआई डिसाइड करता है फैक्ट्रीज कितनी एफिशिएंटली चलेंगी, लॉजिस्टिक्स कैसे ऑप्टिमाइज होगी, फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे, मिलिट्री सिस्टम्स कैसे डिसीजंस लेंगे। इसीलिए एआई लीडरशिप इतनी महत्वपूर्ण है। अमेरिका अभी भी एडवांस्ड एआई रिसर्च और फाउंडेशनल मॉडल्स में लीड करता है। चाइना स्केल, डिप्लॉयमेंट और इंटीग्रेशन में लीड करता है। मैं इसे बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, तो मेरे साथ बने रहिए, अंत तक आपकी सोच बदल जाएगी। अमेरिका एडवांस्ड एआई रिसर्च और फाउंडेशनल मॉडल्स में आगे है, चाइना स्केल, डिप्लॉयमेंट और इंटीग्रेशन में आगे है। शुरुआत में ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये असल में बहुत सिंपल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को वैसे सोचिए जैसे लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय इलेक्ट्रिसिटी को सोचते थे। कुछ देशों ने जनरेटर इन्वेंट किया, दूसरे देशों ने पूरे नेशन में वायरिंग कर दी। दोनों पावरफुल थे, लेकिन अलग अलग तरीकों से। आज अमेरिका जनरेटर इन्वेंट करने पर फोकस करता है, चाइना हर चीज को उससे कनेक्ट करने पर फोकस करता है। आइए समझते हैं कि इसका असली मतलब क्या है। एआई की शुरुआत होती है एक चीज से जिसे फाउंडेशनल मॉडल्स कहा जाता है। ये एआई का कोर ब्रेन होते हैं, बाकी सब कुछ इन्हीं के ऊपर बनाया जाता है। ये होते हैं बनाने में बेहद महंगे, मैसिव कंप्यूटिंग पावर से ट्रेंड, हजारों टूल्स और एप्लीकेशंस के बेस। जब आप इस्तेमाल करते हैं चैट जीपीटी, एडवांस्ड इमेज जनरेटर्स, कटिंग एज एआई रिसर्च टूल्स, तो आप इन्हीं फाउंडेशनल मॉडल्स से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। ये रातों रात नहीं बनते। इनके लिए चाहिए टॉप साइंटिस्ट्स, सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स, कई सालों की रिसर्च, बहुत बड़ा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। सिर्फ एक एडवांस्ड एआई मॉडल को ट्रेन करने में बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग सकते हैं। दुनिया में सिर्फ कुछ ही ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा अफोर्ड कर सकती हैं। इसीलिए अमेरिका यहाँ लीड करता है। अमेरिका डोमिनेट करता है। एलीट रिसर्च यूनिवर्सिटीज, वेंचर कैपिटल फंडिंग, एडवांस्ड चिप डिजाइन, फ्रंटियर एक्सपेरिमेंटेशन। ये वैसा ही है जैसे 1700 में स्टीम इंजन इन्वेंट करना। बहुत कम देश ये कर पाए, लेकिन जिन्होंने किया उन्होंने दुनिया को शेप कर दिया। यही अमेरिका की स्ट्रेंथ है। कोर एआई ब्रेक थ्रूज, नई आर्किटेक्चर्स, एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस
अमेरिका वो बनाता है जो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, कुछ इन्वेंट करना और उसे हर जगह यूज करना। इतिहास की सच्चाई ये है, कुछ इन्वेंट कर लेना अपने आप में ये मतलब नहीं है कि आप उसे हर जगह यूज भी कर लेंगे। इनोवेशन और डोमिनेंस एक ही चीज नहीं है। यहीं से चाइना की कहानी शुरू होती है। अमेरिका पूछता है, क्या हम दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई बना सकते हैं? चाइना पूछता है, हम एआई को हर चीज में कैसे डालें? एक एडवांटेज है जो सब कुछ बदल देता है, स्केल। और यही चाइना का नेचुरल एडवांटेज है। स्केल का मतलब है कितनी फैक्ट्रीज, कितने सिटीज, कितने यूजर्स, कितना रियल वर्ल्ड डेटा। चाइना के पास है हजारों इंडस्ट्रियल जोन्स, मैसिव अर्बन पॉपुलेशन, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, बेहद तेज इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट। ये चाइना को एक रेयर एडवांटेज देता है, पूरे नेशन में टेक्नोलॉजी टेस्ट करने की एबिलिटी। आज चाइना में एआई मेजर सिटीज में ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल करता है, फैक्ट्रीज रियल टाइम में प्रोडक्शन ऑप्टिमाइज करने के लिए एआई यूज करती हैं, पोर्ट्स लाखों कंटेनर्स मैनेज करने के लिए एआई यूज करते हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनीज डिलीवरीज ऑटोमेटिकली राउट करती हैं। ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये पायलट प्रोजेक्ट नहीं है, ये नेशन वाइड है। सोचिए, एक मशीन को सिर्फ एक लेबोरेटरी में टेस्ट करना, अब सोचिए उसे एक साथ सैकड़ों सिटीज में टेस्ट करना। यही स्केल है। इनोवेशन फिनिश लाइन नहीं है, आइडियाज को एवरीडे रियलिटी बनाना असली फिनिश लाइन है। यही डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट का मतलब है स्पीड। एक आइडिया कितनी तेजी से मूव करता है, लेबोरेटरी, फैक्ट्री, स्ट्रीट, सिटीजन। चाइना यहाँ बहुत तेज चलता है। अगर कोई एआई सिस्टम इंप्रूव करे तो फैक्ट्री एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एनर्जी यूसेज बढ़िया होता है, ट्रैफिक फ्लो सिस्टमैटिक होता है, तो उसे अप्रूव किया जा सकता है, इंस्टॉल किया जा सकता है, स्केल किया जा सकता है, महीनों में, सालों में नहीं। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रीज एक दूसरे के पास क्लस्टर्ड हैं, गवर्नमेंट और इंडस्ट्री कोऑर्डिनेट करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार है। ये हिस्ट्री के एक पुराने पल जैसा है। अमेरिका ने हर मशीन इन्वेंट नहीं की थी, लेकिन अमेरिका ने असेंबली लाइन को मास्टर किया। उसने मशीन्स को सिस्टम्स में ऑर्गेनाइज किया। आज चाइना वही कर रहा है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। जब आप एआई को नोटिस करना बंद कर देते हैं तो समझिए वो जीत चुका है। इसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इंटीग्रेशन का मतलब है कि एआई अब अलग टूल नहीं रहता, वो इनविजिबल इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है। चाइना में एआई बाहर से ऐड नहीं किया गया, वो अंदर से बिल्ट इन है। मैन्युफैक्चरिंग में, फाइनेंस में, लॉजिस्टिक्स में, सर्वेलियंस में, हेल्थ केयर में, सिटी प्लानिंग में। कई फैक्ट्रीज में एआई मशीन फेलियर पहले से प्रिडिक्ट करता है, एआई वर्कर्स का शेड्यूल बनाता है, एआई पावर यूसेज एडजस्ट करता है, एआई सप्लाई डिलीवरीज मैनेज करता है। वर्कर्स जानबूझकर एआई यूज नहीं करते, वे एक ऐसे सिस्टम के अंदर जीते हैं जो एआई से शेप हुआ है, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी की तरह। आप सुबह उठकर ये नहीं सोचते मैं इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा हूँ, आप बस उस दुनिया में जीते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के आसपास बनी है। यही इंटीग्रेशन है, यही फर्क फ्यूचर तय करेगा, और यही वजह है कि ये इतना महत्वपूर्ण है। अब हम दो तरह की पावर देखते हैं। अमेरिका की स्ट्रेंथ, अगली बड़ी खोज या बड़ी तकनीकी छलांग खुद तैयार करना, क्या पॉसिबल है ये डिफाइन करना। चाइना की स्ट्रेंथ, टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्रियल डोमिनेंस में बदलना, उसे सस्ता, तेज और हर जगह उपलब्ध बनाना। हिस्ट्री में ये पहले भी हुआ है। ब्रिटेन ने मशीन्स इन्वेंट की, अमेरिका ने उन्हें बड़े पैमाने पर फैलाया और विकसित किया। अब अमेरिका एआई माइंड्स इन्वेंट करता है, चीन एआई को सिर्फ कंपनी या शहर तक नहीं बल्कि पूरे देश और समाज के स्तर पर लागू करता है। अमेरिका मशीन का माइंड बनाता है, चाइना उसके आसपास बॉडी बनाता है। और फ्यूचर इस बात से शेप होगा कि ये दोनों फोर्सेस कैसे टकराते हैं। दो अलग ताकत, एक अनअवॉइडेबल टकराव। एआई इंसानों को रिप्लेस नहीं कर रहा, वो डिसीजन मेकिंग के पूरे सिस्टम्स को रिप्लेस कर रहा है। इसलिए ये जियोपॉलिटिकल बन गया है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने ह्यूमैनिटी को रीशेप किया, उसने इमेंस वेल्थ क्रिएट की, उसने डीप इनइक्वालिटी भी क्रिएट की, उसने एम्पायर्स बनाए और कुछ को गिरा दिया। आज आप जिस दुनिया में जी रहे हैं वो अब भी उसी लॉजिक पर चल रही है। फैक्ट्रीज सिस्टम्स बनी, सिस्टम्स पावर बनी, और अब अगली रेवोल्यूशन शुरू हो चुकी है, चुपचाप ग्लोबल लेवल पर लगातार। हिस्ट्री हमें एक सच्चाई याद दिलाती है, पावर हमेशा प्रोडक्शन के पीछे चलती है। कहानी खत्म नहीं हुई है, वो अभी लिखी जा रही है इसी समय, और हम सब उसके नतीजे के अंदर जी रहे हैं। अगर आप समझना चाहते हैं कि हिस्ट्री प्रेजेंट को कैसे शेप करती है और प्रेजेंट फ्यूचर को कैसे शेप कर रहा है,
तो इस चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म होने से बहुत दूर है।